लाहौर शाही फोर्ट के 13 गेट्स हैं। इस गेट को शाहपुर्ज गेट कहा जाता है। इसे 1631 में शाहजहां ने तामीर करवाया था। इस गेट को हाथी पांव गेट भी कहा जाता है क्योंकि उस जमाने में इस गेट से हाथी गुजरा करते थे। इस गेट के साथ दीवार को देखें, इस पर मुख्तलिफ तरह की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इसकी लंबाई 1450 फीट है और ऊंचाई 50 फीट के बराबर है। ये शाहपुर्ज गेट से लेकर जहांगीर हाथे तक जाती है। इस दीवार पर 116 तस्वीरें बनी हुई हैं। इन तस्वीरों में मुगल बादशाहों की जिंदगी, जानवरों का शिकार, हिरन का पीछा करते शिकारी और शाही महफिलों का नाच गाना दिखाया गया है। ये काम बादशाह जहांगीर के दौर में शुरू हुआ। दीवार पर जोटिक निशान, फरिश्ते, नाचने वाली लड़कियां, जादूगर, अजीब जानवर, ड्रैगन्स और शैतानी किरदार भी नजर आते हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि ये मुगल इमारत वो इकलौती इमारत है जिसमें ड्रैगन्स की तस्वीर मिलती है जो इस इलाके में नहीं देखे जाते। पिक्चर वॉल की टाइल्स कोरेटा सिक्का नाम की टेक्निक से बनाई गई है। ये टाइल्स मिट्टी की बुनियाद पर बनाई जाती थी जो इस इलाके में बहुत कम मिलती है। इस शानदार आर्ट वर्क की वजह से 1981 में यूनेस्को ने लाहौर फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर मंजूर किया। ये दीवार शीश महल के साथ लगती है और यहाँ से बहुत सारी सुरंगों का रास्ता निकलता है। ये सुरंगें किले से बाहर तक जाती हैं और दीवार से बाहर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक रास्ता है जो किसी न किसी सुरंग की तरफ जाता है। इसके बाद गेट की तरफ आते हैं। जब आप शाहपुर्ज गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो लेफ्ट साइड पर स्टेयर्स आती हैं। इन सीढ़ियों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इनको बड़ा इसलिए बनाया गया क्योंकि शाहजहां एलिफेंट पर बैठकर शाहपुर्ज गेट के अंदर दाखिल होकर इन सीढ़ियों से ऊपर शीश महल में जाता था। इसीलिए इन स्टेयर्स को एलिफेंट स्टेयर्स कहा जाता है। यहाँ से सीढ़ियाँ खत्म होती हैं। उसकी राइट साइड पर आपको कुछ कमरे नजर आएंगे। असल में ये सब जेलें हैं। इनको ब्रिटिश दौर में बनाया गया था जिनमें लोगों को कैद किया जाता। इनके बिल्कुल सामने शीश महल की तरफ रास्ता जाता है। शीश महल की वीडियो को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शीश महल के बाद हम वापस एलिफेंट स्टेयर्स पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक दरवाजा नजर आ रहा होगा। ये जगह शीश महल के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इस जगह को समर पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि उस वक्त बादशाह की फैमिली गर्मियों में यहाँ पर आकर रहा करती थी। इस जगह को दुश्मन से छुपने के लिए बनाया गया था और इस जगह से भी कुछ सुरंगों को फाइंड किया गया है, लेकिन बहुत सारी सुरंगें ऐसी हैं जिनको फाइंड नहीं किया जा सका जो आज भी इस फोर्ट के नीचे मौजूद है। इस सुरंग को देख, इस सुरंग को दुश्मन से बचने के लिए बनाया गया था। ये सुरंग नीचे से होकर बाहर की तरफ जाती है। उस दौर में जब दुश्मन हमला कर देता तो इस सुरंग को किले से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाता। इसके अलावा ये भी एक सुरंग है जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। ये रास्ता बाकी रास्तों से बहुत छोटा और आसान था। इसे बहुत आसानी से किले से बाहर जाया जा सकता था। इस किले के नीचे सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल बनाया गया है जिनमें कुछ ही सुरंगों को साइंसदान फाइंड कर पाए हैं। बाकी सुरंगों का आज तक पता नहीं चल सका। कुछ इस सुरंगों को दुश्मन को धोखा देने के लिए बनाया गया था जो आगे से बंद होती, और कुछ सुरंगें ऐसी थी जिनसे हिंदुस्तान जाया जाता। इन सुरंगों से बहुत सारी चीजें और हड्डियों के ढांचे भी दरियाफ्त हुए हैं। इन चीजों को लाहौर म्यूजियम में रखा गया है। इसके अलावा समर पैलेस में एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है। यहाँ सब लोग इकट्ठे होते थे। इस जगह की खास बात ये है कि अगर आप एक कोने में खड़े हैं और आपका साथी दूर किसी दूसरे कोने में खड़ा है तो आप दीवार की तरफ मुंह करके आहिस्ता भी बोलेंगे तो आपकी आवाज आपके साथी को आसानी से सुनाई देगी, लेकिन आपके साथी के अलावा आपकी आवाज कोई नहीं सुन सकेगा। इससे साबित होता है कि उस वक्त के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इसके बाद हम इस एरिया की तरफ चलते हैं। इस जगह को पाई बाग कहते हैं। इस जगह बहुत खूबसूरत कमरे हुआ करते थे। यहाँ पर फीमेल्स रहा करती थी। इस एरिया में किसी भी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई गलती से इस जगह आ जाता तो उसका सर कलम कर दिया जाता।
सिख दौर में रंजीत सिंह की मौत के बाद सिविल वॉर शुरू होगी कि नया किंग कौन बनेगा। इस जगह के बिल्कुल सामने आपको एक मीनार दिखाई दे रहा होगा। यह बादशाही मस्जिद का मीनार है। उस दौर में इस मीनार पर तोपें हुआ करती थी जिनसे इस जगह पर हमला किया गया और ये एरिया पूरी तरह से तबाह हो गया। इनकी बाकियत को आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके साथ मोती मस्जिद है। इस मस्जिद को 17वीं सेंचुरी में जहांगीर ने तामीर करवाया था और शाहजहां ने इसको मजीद खूबसूरत बनवाया। इस मस्जिद में हर जगह व्हाइट मार्बल लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस मस्जिद में नेक जिन रहा करते थे। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। उस वक्त तालिबे इल्म इन कमरों में पढ़ा करते थे। सिखों ने इस जगह को नाउसबिल्ला मंदिर बनवा दिया जिसे मोती मंदिर का नाम दिया गया। सिखों की हुकूमत के बाद इसे दोबारा से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। पाई बाग के बिल्कुल साथ एक बड़ा हाथा आता है। इसे शाहजहानी हाथा कहते हैं। इस हाथे में व्हाइट कलर की बिल्डिंग को दीवाने खास कहते हैं। इस जगह पर बादशाह अपनी रानी से मुलाकात करता था या किसी खास मेहमान से मिलना हो तो इस जगह मुलाकात करता। दीवाने खास के बिल्कुल सामने एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें कई सारे कमरे मौजूद हैं। शाहजहां इस जगह सोया करता था। इस बिल्डिंग में 2 सुरंगें हैं। इन दोनों के रास्ते इस जगह से निकलते हैं। ये वाली सुरंग रावी के पास जाकर निकलती थी। इसको इसलिए बनाया गया कि जब दुश्मन हमला करे तो बादशाह इस रास्ते से निकलकर रावी में एक कश्ती पर बैठकर अपनी जान बचा सके। और उस दौर में हर वक्त एक कश्ती इस रास्ते के सामने रावी में तैयार रहती थी। दूसरा रास्ता शहर की तरफ निकलता था। जब दुश्मन हमला करे तो बादशाह इस रास्ते से शहर में दाखिल होकर आम आवाम में मिल जाए ताकि उसे आसानी से ना तलाश किया जा सके। इस हाथे के साथ ही एक और हाथा आता है। इसे जहांगीरी हाथा कहते हैं। जहांगीर शाहजहां का वालिद था। यहाँ जहांगीर आकर सोता था। इस बिल्डिंग के साथ एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि शाहजहां इस जगह पैदा हुआ था। इसके अलावा दोनों साइड्स पर बहुत सारे कमरे हैं। इन कमरों में मेहमान आकर रहते थे। जहांगीर की बिल्डिंग के सामने अकबर की बीवी जोधा का महल है। इस महल के बिल्कुल पीछे खड़े सिंह की हवेली है जो रंजीत सिंह का बेटा था और अकबर की बीवी के सामने रानी जिंदा का महल है जो रंजीत सिंह की बीवी है। इसका एक बेटा दलीप सिंह था। इसने कोहिनूर हीरे को फाइंड किया था। अकबर की बीवी के महल के बिल्कुल पीछे दीवाने आम है। 1605 तक अकबर इस जगह रहता था। 1605 के बाद जहांगीर का दौर आया। उसने इस सारे एरिया को जहांगीरी हाथा बना दिया। जहांगीर के बाद इसका बेटा शाहजहां आया जिसने शीश महल को तामीर करवाया। अपने दौर में उसने इस जगह को अदालत बना दिया, इसीलिए इसको दीवाने आम का नाम दिया गया। यहाँ पर बादशाह खड़े होकर फैसले किया करता। ये हमारा सोलर सिस्टम है जिसके आखिर पर बड़े बड़े पत्थरों से बनी एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद है। 1 जनवरी 2019 को नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट इस बेल्ट के अंदर पहुंच गया। ये वही स्पेसक्राफ्ट है जिसने प्लूटो की तस्वीरें जमीन पर भेजी, लेकिन 2019 में ये प्लूटो से बहुत आगे एस्ट्रॉयड बेल्ट में घूम रहा था। यहाँ पर उसे अजीबोगरीब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जिसके बाद न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने इसकी कुछ तस्वीरें खींचकर नासा को भेजी। जब नासा ने उन तस्वीरों में उस अजीबोगरीब ठंडे ऑब्जेक्ट को देखा तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की शेप इंसानी बॉडी जैसी थी। ऊपर वाला हिस्सा इंसानी सर जैसा था और नीचे वाला हिस्सा बॉडी जैसा। इन तस्वीरों में नासा ने यह भी नोटिस किया कि इसका कलर खून जैसा रेड टाक है। ये ऑब्जेक्ट था एरोकॉड। इस ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के पास से एक परफेक्ट ऑर्बिट में सूरज के गिर्द घूम रहा है, जो काफी अजीब बात है। इसके अलावा तस्वीरों में नासा ने नोटिस किया कि हर कुछ टाइम के बाद इस ऑब्जेक्ट की शेप बदल रही है, यानी वक्त के साथ साथ इसकी शेप बदल रही है। सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट का असली काम पहले प्लूटो तक पहुंचना था,
2015 में वो प्लूटो पर पहुंच गया। स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की 7 तस्वीरें जमीन पर भेजी। तब साइंसदानों ने देखा कि स्पेसक्राफ्ट में अभी भी फ्यूल बाकी है, तो उन्होंने सोचा कि अब प्लूटो से आगे जाया जाए। प्लूटो से आगे थी क्यूपर बेल्ट, जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉयड और कई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। इनमें से एक ऑब्जेक्ट था एरोकॉर्ड। इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले 2014 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड किया था। उस वक्त हबल की इमेज में ये एक छोटे से टोट जैसा दिखाई दे रहा था। उस वक्त इसका नाम रखा गया 2014 MU69। लेकिन इसकी ऑर्बिट को देखकर साइंसदान के माइंड में कई सवाल खड़े हो गए। इसीलिए प्लूटो का मिशन कंप्लीट करने के बाद स्पेसक्राफ्ट को एरोकॉर्ड की तस्वीरें खींचने के लिए उसकी तरफ भेजा गया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि ये स्पेसक्राफ्ट एरोकॉर्ड की पोजीशन से थोड़ा ऑफ उड़ रहा था, और अगर उसे एरोकॉर्ड की तस्वीरें खींचनी थी तो उसका रास्ता बिल्कुल सही होना चाहिए था। एक छोटी सी मिस्टेक से स्पेसक्राफ्ट टारगेट से करोड़ों किलोमीटर दूर निकल सकता था और दोबारा मुड़ नहीं सकता था। इसीलिए नासा की टीम 4 सालों तक सही रास्ता फाइंड करती रही। इन 4 सालों में हर रास्ते को 3 बार वेरीफाइड किया गया और फिर 1 जनवरी 2019 को स्पेसक्राफ्ट उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गया। उस वक्त इसकी दूरी थी 6628 किलोमीटर। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो 1 मिनट में 860 किलोमीटर दूरी कवर कर रहा था। इतनी तेज स्पीड पर सबसे साफ तस्वीर एरोकॉर्ड के एनकाउंटर से 6.5 मिनट पहले ही आ सकती थी। लेकिन तस्वीर लेना ही मुश्किल काम नहीं था। सबसे मुश्किल काम था इन तस्वीरों को जमीन तक भेजना, क्योंकि उस वक्त ये स्पेसक्राफ्ट जमीन से 6.6 बिलियन किलोमीटर दूर था। यानी लाइट को भी इतना डिस्टेंस कवर करने में 6 घंटे और 9 मिनट लग जाते हैं। इसलिए जब सच में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट एरोकॉर्ड के पास पहुंचा और उसने उसकी तस्वीरें खींची, उस वक्त तक हम इंसानों को कोई आइडिया नहीं था कि न्यू होराइजन ने इसकी कोई तस्वीर खींची भी है। कई साइंसदान ये भी सोच रहे थे कि कहीं एरोकॉर्ड की तस्वीरें खींचने से पहले ही न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट तबाह तो नहीं हो गया, क्योंकि जब इसको एरोकॉर्ड की तरफ मोड़ा जा रहा था तो कैलकुलेशन से पता चला कि उस ऑब्जेक्ट के आसपास काफी सारे छोटे छोटे मेट्रॉइड मौजूद हैं, और जिस रफ्तार से स्पेसक्राफ्ट ट्रैवल कर रहा था वहां एक छोटा सा मेट्रॉइड भी उसे डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन जब 6 घंटे बाद नासा को एक तस्वीर मिली, तब उनको पता चला कि न्यू होराइजन ने सच में तस्वीरें खींच ली हैं। सोचने वाली बात यह है कि इन तस्वीरों में नासा ने क्या अजीब देखा। नासा ने 2 जनवरी 2019 को इसकी पहली तस्वीर जारी की, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट ना किसी प्लेनेट जैसा था और ना ही किसी एस्ट्रॉयड या मून जैसा। वो एक इंसानी बॉडी जैसा दिखाई दे रहा था और इसका कलर रेड था। इसकी कई सारी तस्वीरें खींची गई, जिनमें नासा ने देखा कि इन तस्वीरों में इसकी शेप बदली हुई लग रही है, यानी इसकी शेप चेंज हो रही है। पहले साइंसदान को लगा कि इसकी शेप स्नोमैन जैसी है। फिर एक और तस्वीर से पता चला कि इसके बड़े वाला हिस्सा गोल नहीं है बल्कि वो फ्लैट है। फिर 2026 में एक और स्टडी आई जिसके मुताबिक एरोकॉर्ड थोड़ा मोटा और बड़ा है। यानी जब भी साइंसदान इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो थोड़ा बदला हुआ दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि एरोकॉर्ड की ये अजीब शेप बनी कैसे। इस शेप को साइंसदान कॉन्टैक्ट बाइनरी कहते हैं, जिसका मतलब है 2 अलग अलग चीजें जो आपस में जुड़ी हुई हों। यानी एरोकॉर्ड एक नहीं बल्कि 2 चीजें हैं। साइंसदान के मुताबिक जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तब इन दोनों की फॉर्मेशन एक ही जगह हुई। फिर ग्रेविटी की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से जुड़ गए। साइंसदान के मुताबिक ये पिछले 4.5 अरब सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका टेम्परेचर -231 डिग्री सेल्सियस है। ये कितना ठंडा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जमीन पर सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका है। वहाँ का सबसे कम टेम्परेचर 89 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, यानी एरोकॉर्ड उससे 3 गुना ज्यादा ठंडा है। वहाँ एक दिन 15 घंटे और 55 मिनट का है और उसका एक साल जमीन के 293 सालों के बराबर है। यानी उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 293 साल लग जाते हैं। इसके बाद साइंसदानों ने कहा कि इस ऑब्जेक्ट के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जरूर कुछ है जिसकी वजह से इसका रंग लाल है। उसकी सरफेस पर साइंसदान को कुछ खास केमिकल मिले, जैसे मेथानॉल, वाटर आइस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जब इस पर कॉस्मिक रेस टकराती है तो इन केमिकल्स में रिएक्शन होता है,
जिससे इसकी सरफेस लाल हो जाती है। इसकी सरफेस में बड़े बड़े उभरे हुए बबल मौजूद हैं जिनको माउंट्स कहा जाता है। हो सकता है ये माउंट्स इस ऑब्जेक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हों, यानी जब एरोकोड बना था तब छोटे छोटे टुकड़ों के जुड़ने से ये ऑब्जेक्ट बना था और ये छोटे टुकड़े माउंट्स की शेप में आज भी इसकी सरफेस पर दिखाई देते हैं। इस ऑब्जेक्ट ने दुनिया को हैरान कर रखा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं एक और वीपन की। आज से 2000 साल पहले चाइना में इस हथियार को बनाया गया। उस दौर में ये वीपन इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसे आज के AK-47 से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इससे उतनी रफ्तार से फायर होता है जितनी रफ्तार से AK-47 से होता है। उस वक्त इस हथियार से किसी भी फौज को हराना बहुत ज्यादा आसान था और इसको चलाना भी बहुत आसान था। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसके सामने बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं टिक पाती। इस हथियार से 15 से 20 सेकंड में 7 से 10 फायर किए जा सकते थे। जब इसे राइफल के साथ कंपेयर किया गया तो उसने राइफल से पहले 5 फायर कर दिए। इस हथियार को आखिरी बार 19वीं सदी में इस्तेमाल किया गया और ये वाकई में कमाल की एशियन टेक्नोलॉजी थी। इसके अलावा चाइना की मिंग डायनेस्टी और कोरिया की डायनेस्टी ने इस क्रॉस बॉव का एक और एडवांस वर्जन बनाया, जिसमें कुछ वर्जन ऐसे थे जो एक साथ 2 या 3 एरो फायर कर सकते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।